हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाइए बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सो अंजलि, युक्ति, वाइट, इशिका, धरती, अंश, गुंजन, अर्पित, प्रियांशी, सहेली, अंकुर, एरिका, वाइट, महक, मालविका, आयुषी, अविष्का, कार्तिक, कशिश, हरीश एंड तंजील, एसके, खुशी, ऋषिका, जगन्नाथ, प्रांजलि, माही, दिया, मिसबा, पीयूष, अमन, पार्थ, सभी लोग आ जाइए। गुड आफ्टरनून। फैनी, पलक, कृष, चंचल, काला बिल्ला, परविंदर एंड दीपक, सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग आ चुके हैं हमारे चैप्टर 1, जो रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसिस लॉग चैप्टर हमने शुरू किया था। टुडे इज द थर्ड पार्ट ऑफ इट। ओके, तो रेशियो पोर्शन खत्म हो गया, जिसमें आपने मेरे साथ रेशियो के कॉन्सेप्ट किए, आईसीएआई के मेन स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज किए, उसके अलावा काफ़ी सारे हमने एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी किए जो इस टॉपिक को समझने के लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब बारी है प्रपोर्शन में जाने की, तो चलिए शुरू करेंगे आज प्रपोर्शन की कहानी। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, दिस इज टीम अल्टीमेट सीए, जो आप लोगों को सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल पर देते हैं बेस्ट कंटेंट। एंड मेरा नाम है प्रणव, आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 7+ years of experience after CA. I'm an educator by choice, by passion. दिल से रे, दिल से रे। फाउंडेशन लेवल पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, और इंटरमीडिएट लेवल पर हम लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो क्लास देखने में, एडमिशन लेने में या एनीथिंग एल्स, यू कैन गो टू कॉन्टैक्ट अस सेक्शन एंड वहाँ जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं आप उसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड सर। मैं हूँ तैयार, उम्मीद करता हूँ आप भी हैं तैयार। सो इफ यू गाइस आर रेडी, जल्दी से लाइव चैट में मुझे दीजिए विक्ट्री साइन, सो दैट वी कैन स्टार्ट इन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। यस सर, शुरू किया जाए। तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को कोई भी सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं दिया था, संडे एंजॉय करने के लिए दिया था। तो आई होप आपने संडे एंजॉय किया होगा, और जिनका बैकलॉग है उन्होंने बैकलॉग क्लियर किया होगा। अब हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और आज मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा। सो प्रपोर्शन क्या होता है सर, सबसे पहले अपन लोग प्रपोर्शन के बारे में समझते हैं। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द प्रपोर्शन। सो यहां पर आएगा आपके पास एक एग्जाम्पल, आप भी लिखिएगा जरूर अपनी नोटबुक में। अच्छा, पहले टॉपिक डाल देना, टाइटल दैट टुडे वी आर स्टार्टिंग प्रपोर्शन। तो नोटबुक में आप ऐसे प्रपोर्शन करके थोड़ी बड़ी हेडिंग डाल देना, ताकि समझ में आए कि हाँ भाई चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। ठीक है ना। सो एग्जाम्पल में इफ इफ 6/11 is equals to 18/33। पहले तो ये बताइए मुझे कि मैंने 6/11 को 18/33 लिखा है, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये वाकई में दोनों बातें या दोनों रेशियोज इक्वल हैं या नहीं? पहले तो ये बताइए मुझे। मैंने लिख तो दिया इफ 6/11 इज इक्वल्स टू 18/33, बट क्या वाकई में 6/11 की वही वैल्यू है जो 18/33 की? आप कैलसी में चेक कर सकते हो। 6/11 की वैल्यू आती है 0.54545454। 18/33 की वैल्यू आती है 0.5454। बिल्कुल सही बात है सर, सेम है। सो इफ 6/11 is equals to 18/33, then we can say that 6, 11, 18 and 33 are in proportion। अच्छा, मतलब अगर दो रेशियोज को आपस में इक्वालिटी में लेके आ जाए हम लोग, कोई भी दो रेशियोज को आपस में इक्वालिटी में लेके आ जाए हम लोग, जैसे कि 6/11 एक रेशियो था, 18/33 एक रेशियो था, तो फिर हम ये बोल सकते हैं सर कि ये 6/11 एंड 18/33 ये लोग प्रपोर्शन है, एंड दिस इज द साइन ऑफ प्रपोर्शन। ये जो दो बार मैंने रेशियो का साइन लगाया ना, डबल रेशियो, एक्चुअली में ये इक्वल है, बट प्रपोर्शन वर्ड को शो करने के लिए जो सिंबल है ना, वो ये है।
मतलब ये चारों टर्म आपस में प्रोपोर्शनेट है, ये कहलाता है प्रपोर्शन। सो प्रपोर्शन इज नथिंग बट द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। ठीक है, तो अगर कोई भी दो रेशियो हैं जैसे कि ए रेशियो बी, अगर वो सी रेशियो डी के बराबर है तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। तो एज सच कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी, एक्सटेंशन ऑफ रेशियो टॉपिक है, टॉपिक वही चल रहा है रेशियो वाला। ठीक, तो आप देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड एज अ प्रपोर्शन। फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। कोई भी चार क्वांटिटी ए बी सी डी प्रपोर्शन में तब मानी जाती हैं जब पहली दो क्वांटिटी का रेशियो दूसरी दो क्वांटिटी के रेशियो के बराबर होता हो। तो ए रेशियो बी इज प्रपोर्शनल टू सी रेशियो डी, ए रेशियो बी इज प्रपोर्शनल टू सी रेशियो डी। ठीक है, चलिए अब टर्म्स के लिए बात करते हैं। टर्म्स, तो सर टर्म्स ऑफ proportion are also called as proportional। अगर चार क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है ना तो उनकी चारों टर्म को हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। रेशियो में भी हम यही करते थे ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, और उनको नाम देते थे एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। यहाँ एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट जैसा कोई नाम नहीं है, यहां आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट प्रपोर्शनल भी बोल सकते हो। फर्स्ट प्रपोर्शनल, सेकंड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल, फोर्थ प्रपोर्शनल, लाइक दिस। फर्स्ट प्रपोर्शनल, सेकंड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल, फोर्थ प्रपोर्शनल, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है सर, तो टर्म्स की जगह प्रपोर्शनल शब्द का भी यूज होता है इन द केस ऑफ प्रपोर्शन, वही यहां पर लिखा हुआ है आपके पास, देख सकते हो आप। The quantities A, B, C, D are called the terms of the proportion. A, B, C, D are called as the first term, second term, third term and fourth term respectively. The terms or the proportion can also be called as proportional. Proportional, ये NaL लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को। देखिए A, मैं ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जानबूझ के, A रेशियो B is in proportion to C ratio D। हाँ जी सर, A रेशियो B is proportional to C रेशियो D, जिसमें अगर मैं A की बात करूं तो A और D कॉर्नर में है, सबको दिख रहे हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको एक्सट्रीम में बैठा कौन दिख रहा है, एक्सट्रीम में मतलब कॉर्नर में कौन बैठे हुए दिख रहे हैं सर, ये A एक्सट्रीम में बैठा है, ये डी भी एक्सट्रीम में बैठा है, इनको कहा जाता है एक्सट्रीम। और ये बी और सी मिडिल में बैठे हुए हैं, बी और सी सेंटर में बैठे हुए, बीच में बैठे हुए हैं, तो इनको बोला जाता है मीन्स, दे आर कॉल्ड एज मीन्स। सो कॉर्नर टर्म्स आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स एंड मिडिल टर्म्स आर कॉल्ड एज मीन्स। तो ये शब्दावली ध्यान रखिएगा, प्रपोर्शन में जो पहली और आखिरी टर्म होती है उसको एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और बीच की जो टर्म्स होती है उन्हें मीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए सर, द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स या एक्सट्रीम टर्म्स। सेकेंड एंड द थर्ड टर्म आर कॉल्ड एज मीन्स, और इन अदर वर्ड्स मिडिल टर्म्स। ऑल राइट सर, चलिए अब एक ऐसा रूल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो ये आई होप आपने लिख लिया यहां तक, है ना। एक सिंगल सी लाइन मैंने लिखी थी समझाने के लिए। ठीक, सो एक रूल आता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल, जो कि हम रूल अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो रूल का यूज तो कब से कर रहे हैं सर, रेशियो वाले पार्ट में भी किया था। पता है क्या है वो प्रोडक्ट रूल? क्रॉस प्रोडक्ट रूल ये बोलता है कि अगर A अपॉन बी C अपॉन डी के बराबर है, तो जो आपके दो एक्सट्रीम वाले वैल्यूज है ना, एक्सट्रीम वाले टर्म्स A और D, उनका मल्टीप्लीकेशन B और C के बराबर है। तो अगर A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, तो A और D का जो मल्टीप्लीकेशन है वो B एंड C के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। A इंटू डी इज इक्वल्स टू B इंटू C, A इंटू डी इज इक्वल्स टू B इंटू C। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट रूल।
ऑल राइट एवरीवन, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल को अंग्रेजी में अगर तुमसे कोई पूछे ना अंग्रेजी में, तो तुम क्या बोलोगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये लो लिखा हुआ है यहां पर, ए रेशियो बी सी रेशियो डी इन प्रपोर्शन देन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। इन अदर वर्ड्स अंग्रेजी में हम ये बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। सिंपल सी चीज। चलिए अब थोड़ी सी अलग चीज पढ़ते हैं, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन। दिस इज समथिंग डिफरेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ध्यान दीजिएगा। सो कंटिन्यूड प्रपोर्शन हम किसको बोलते हैं? इफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू b अपॉन c। ओ मतलब दो रेशियो इक्वल में तो हैं, चार क्वांटिटी प्रपोर्शन में तो हैं, लेकिन सेकंड मतलब फर्स्ट वाले रेशियो का सेकंड टर्म और सेकंड वाले रेशियो का फर्स्ट वाला टर्म, फर्स्ट वाले रेशियो का सेकंड वाला टर्म और सेकंड वाले रेशियो का फर्स्ट वाला टर्म दोनों सेम है। देख लो ध्यान से, दोनों सेम है। सो इफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू b अपॉन c, then a into c is equals to b square। a into c is equals to b square। इसका मतलब b is equals to a c का स्क्वायर रूट। अब देखो यहां पर थोड़ा सा नाम बदल जाएगा। क्या नाम बदल जाएगा? सर a को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सी को हम लोग बोलेंगे थर्ड टर्म। अच्छा, फोर्थ नहीं बोलेंगे? नहीं, ए को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सी को हम बोलेंगे थर्ड टर्म और बी को हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे मीन प्रपोर्शनल। ओ मीन प्रपोर्शनल, तो ये चीज यहां पर नहीं है। ये टर्म या ये शब्द आपको याद रहना चाहिए, ठीक है बेटा? मैं आप लोगों की चैट्स देख रहा हूं, पर मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं ना, कि अभी इस पे नहीं चर्चा करेंगे तो भी चल जाएगा। तो प्लीज पढ़ने में ध्यान दीजिए, ठीक है? सो सुनो, इफ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू b अपॉन सी, ठीक है? तो बाकी बच्चे जो पढ़ने में फोकस कर रहे हैं ना, वो भी बाकियों को इग्नोर करें भाई, चैट बॉक्स को इग्नोर करो। आप भी यहां ध्यान दो, तुमसे बोल रहे हो, तुम भी यहां ध्यान दो, बोलने वालों को बोलने दो। उन सवालों के जवाब ना तो तुम्हें और ना तो मुझे अभी देना जरूरी है। अभी हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, ठीक है? सो इफ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू b अपॉन सी, इस तरीके से अगर तुम्हारा रेशियो प्रपोर्शन बन रहा है, तो फिर क्या होगा कि ये जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो गई वो तो सेम हो गई, तो बी स्क्वायर ए सी के बराबर हो गया, एंड बी इज इक्वल्स टू ए सी का रूट। अब ना हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, आप में से कुछ बच्चों ने स्टैटिस्टिक्स जो सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं रिकॉर्डेड कर लिया होगा। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन। कभी भी दो टर्म का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है ना, तो हम उन दो टर्म को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करते हैं। तो यहां पर भी वही हुआ है। b इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। ओ अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने ज्योमेट्रिक मीन नहीं पढ़ा। अरे हाँ भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना पड़ेगा। जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे, तब मैं आपको चीज बताऊंगा। बस उसका रेफरेंस ले रहा हूं अभी, कि कभी भी दो चीजों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट करने से जो वैल्यू आती है ना, वो उन दो चीजों की ज्योमेट्रिक मीन कहलाती है। सो बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। इस वजह से बी का नाम मीन प्रोपोर्शनल पड़ा है। मैं रीजन बताना चाहता हूं कि बी को सेकंड प्रोपोर्शनल ना बोल के मीन प्रोपोर्शनल क्यों बोलते हैं, ठीक है? तो ए मतलब फर्स्ट टर्म या फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ए मतलब फर्स्ट टर्म या फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सी मतलब थर्ड टर्म या थर्ड प्रोपोर्शनल, और बी मतलब मीन प्रोपोर्शनल। मेरे साथ हो आप लोग, बॉयज एंड गर्ल्स? मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आर वी गाइस टुगेदर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, चलो। अब मैं कुछ छोटे मोटे आपसे एग्जांपल्स पूछूंगा, बस आप इतना लिख लीजिए और क्लियर एंड डन कर दीजिए। और ज्योमेट्रिक मीन एज अ डिटेल टॉपिक हम स्टैट्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ उसका रेफरेंस ले रहा हूं, ठीक है? तो लोड मत लेना बेटा। चलो, सम एग्जांपल्स, हियर वी आर।
if if 4 13 20x are in proportion, find x। चलो बेटा x की वैल्यू बताओ। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड के अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए। 4 13 20 x are in proportion, find the x। ऑलराइट सर, कुछ भी नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हर जगह। तो 4 और 13 का जो रेशियो है वही 20 और x का रेशियो है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 13 अपॉन 4। 13 5 जा 65। क्लियर है ना सबको? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। एग्जाम्पल, if first proportional is 49 and third proportional is 64, find mean proportional। अब क्वेश्चन आपको ऐसे अलग से नहीं बताएगा कि मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का सवाल, आपको सवाल को पढ़ के खुद ये जजमेंट लगाना होगा कि ये मीन प्रोपोर्शनल टॉपिक से। मुझे एक बात बताइए, जब 4 टर्म्स थी और 4 में से 3 गिवन थी और 1 मिसिंग थी तो ये रेगुलर वाला प्रोपोर्शन था। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको 2 ही टर्म दी और तीसरी पूछ रहा है तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब 3 ही टर्म होंगी। अगर 4 टर्म होती तो फिर 2 देता, तो 2 कैसे निकालता मेरे मीनिंग। तो अगर ये नॉर्मल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता तो वो मुझे 3 टर्म्स देता ना। अगर उसने मुझे 2 ही टर्म्स दिए, इससे मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा सर, 49 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय 64। 49 क्या है फर्स्ट टर्म, b क्या है, b क्या है सेकेंड टर्म या मीन प्रोपोर्शनल जो गायब है, यहां भी b आएगा, और थर्ड टर्म है 64। तो आप सबको तो पता ही है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का रूट। तो यहां a और c मतलब क्या हो गया, पहले और तीसरे 49 एंड 64। तो 49 और 64 को मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकालिए। तो 49 का रूट 7 और 64 का रूट 8, 7 8 जा 56 इज द आंसर। तो आंसर हो गया 56। फर्स्ट प्रोपोर्शन इज 49, थर्ड प्रोपोर्शन इज 64, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, बढ़िया। ऑल राइट सर। तो हमने जो जो चीजें पढ़ी वो सब यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे ये देखो, 3 क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ सेम काइंड आर सेड टू बी इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन इफ a रेशियो b एंड b रेशियो c बोथ आर इक्वल। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, which means b is the geometric mean of a and c. That is the reason why we call the b as the mean proportional. All right? चलिए भाई, तो एक सवाल मैं आप लोगों को करने को देता हूं। बेटा यहां तो अभी तक स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के लिए तो स्क्वायर रूट की बटन ही होती है कैलकुलेटर में। बाकी और भी जो रूट्स निकालनी होती है ना, उसकी ट्रिक्स मैं आपको फिर से बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। इंडाइसिस पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा वो रूट्स वाली ट्रिक। वैसे मैंने जब मैथ्स फॉर फाइनेंस पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था, बट इस चैप्टर में मैं वापस पढ़ाऊंगा वो वाली ट्रिक्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर।
फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है आपको, तो 4/6 इज इक्वल्स टू 8/x। x की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 6/4। 12 इज द आंसर। ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर किसी को। नाउ वी हैव क्वेश्चन 33। ये लो भाई, शुरू करो। क्वेश्चन 33 पढ़ो। ये अच्छा सवाल है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा अपना। द थर्ड प्रपोर्शनल टू 12, 18 इज। द पहला टर्म है 12, दूसरा टर्म है 18, थर्ड टर्म बताओ। सर फोर्थ भी तो पता होना चाहिए, तभी तो थर्ड बताऊंगा। फोर्थ नहीं दिया फिर भी थर्ड पूछ रहा है, तो सोचो किस कॉन्सेप्ट से होगा ये सवाल। कंटिन्यूड प्रपोर्शन से, जहां सिर्फ 3 ही टर्म होती है, ए बी एंड सी। तो ए गिवन है, बी गिवन है, सी मिसिंग है। अब मैंने आपको इतनी हिंट दे दी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सर A/B is equals to B/C, where A is 12, B is 18, again B is 18 and C is missing. Now let's calculate C. C will be 18 into 18/12. Answer will be 27. ऑलराइट है ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 27, ये हो गया 12। चलो 34 और कर लो। 34 भी तुमको बन ही जाएगा, मैंने एग्जाम्पल करवाया हुआ ऑलरेडी। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25, 81? तो 25 और 81 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो 25 ए के बराबर हो गया, 81 सी के बराबर हो गया, और तुमको बी की वैल्यू निकालनी, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, फोर्टी फाइव। तो 35 है आपका सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, 36 है आपका सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, 37 है आपका सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, 38 है आपका सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। चलिए अब आगे के टॉपिक में चलते, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। ओके सर, कूल। तो बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इनवर्ट एंडो। इनवर्ट एंडो ये बोलता है कि इफ A/B इज इक्वल टू C/D, देन अगर आप दोनों ही रेशियो को इन्वर्ट कर देते हो, दोनों का इनवर्स कैलकुलेट करते हो और फिर उनको कंपेयर करते हो ना, तो गाइस दे आर ऑल्सो इक्वल। अगर A/B और C/D इक्वल है ना, तो B/A एंड D/C भी इक्वल होंगे। समझ रहे हो बात? अरे बात समझ रहे हो? सर कैसे माने हम लोग? प्रूफ दे दो आप। लो भैया प्रूफ दे देते हैं। मान लीजिए 4/5 इज इक्वल्स टू 12/15, बराबर है। तो 4/5 की वैल्यू क्या होती है? 0.8, और 12/15 की वैल्यू भी 0.8 होती। अब अगर आप 4/5 को उल्टा कर देते तो इट विल बिकम 5/4 और 15/12। क्या ये दोनों भी इक्वालिटी मेंटेन रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, देख लो। ये 1.25 आ गया, ये 1.25 आ गया। भाई वैसे भी दोनों सेम है, तो दोनों का रेसिप्रोकल भी तो सेम ही होगा ना। कॉमन सेंस वाली बात है। क्या आपको इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्लियर एंड डन है? क्या आपने लिख लिया और क्या आपको समझ में आ गई? दोनों बातें बताइए, फिर मैं आगे अगली प्रॉपर्टी में चलूंगा। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी। अब आते हैं सर हम लोग अगली प्रॉपर्टी में, अल्टरनेंडो।
अल्टरनेंडो ये बोलता है कि अगर ए रेशियो बी सी रेशियो डी के बराबर है, आपका ए रेशियो बी का वैल्यू सी रेशियो डी के बराबर है, देन अल्टरनेट टर्म्स की रेशियो मतलब ए और सी का रेशियो बी और डी के रेशियो के बराबर होगा। अल्टरनेट मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ ऑल्टरनेट। फर्स्ट के बाद सेकंड को छोड़ के थर्ड मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑल्टरनेट, सेकंड और फोर्थ वो भी ऑल्टरनेट। ठीक है, सो बताइए सर, यहां पर भी वही ले लूं सेम, 4/5 इज इक्वल्स टू 12/15। अब एक बार फर्स्ट और थर्ड का रेशियो निकाल के देखो 4/12 का, और सेकंड और फोर्थ का निकाल के देखो। अरे सर ये दोनों भी बराबर ही आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। 4/12 भी 1/3 मतलब 0.33 के बराबर होता है, ये भी 0.33 के बराबर होता है। सबको क्लियर है ऑल्टरनेंडो वाली चीज भी? तो यार एक्चुअली बताऊं तो बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ें हैं और बहुत कोई हैवी क्वेश्चन भी नहीं आता। कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अच्छी बात है, बोनस होगा हमारे लिए। तो हमने इन्वर्टेंडो समझ लिया, हमने अल्टरनेंडो समझ लिया। अब एक चीज़ आती कंपोनेंडो। थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखिए मेरे साथ, थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो ये बोलता है कि इफ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी, देन ए प्लस बी रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी रेशियो डी। बेसिकली क्या हुआ है, मैं इसका प्रूफ बताता हूं आपको, या डेरिवेशन बताता हूं। इसका डेरिवेशन ऐसा है, a/b c/d के बराबर है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं एड 1 ऑन बोथ साइड्स। एड 1 ऑन बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, a/b +1 c/d +1। अच्छा, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई सेम क्वांटिटी अगर जोड़ी जाए तो भी इक्वेशन तो मेंटेन रहती है ना, तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया। अब एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a+b/b और ये हो जाएगा c+d/d। बस यही तो प्रॉपर्टी, यही तो प्रॉपर्टी है, यही तो निकाला हमने। एग्जाम्पल से देख लो अब आप, 3/5 इज इक्वल्स टू 12/20। ठीक है, 3/5 भी 0.6 होता है, 12/20 भी 0.6 होता है। अब आप एक काम करो, 3 + 5/5 निकालो, a+b/b, देन c+d/d निकालो, 12 + 20/20, और फिर कंपेयर करो तो ये आ रहा है 8/5। तो 8/5 की वैल्यू होती है 1.6 और 32/20 की वैल्यू भी होती है 1.6। हो गया। तो कंपोनेंट प्रॉपर्टी तो बता दी, साथ में वो कैसे बना ये भी बता दिया, साथ में उसका एग्जाम्पल भी बता दिया। इतना लिख लीजिए और क्लियर एंड डन कर दीजिए फटाफट सारे बच्चे। इतना पार्ट सब लोग लिख लो नोटबुक में और देन क्लियर एंड डन कर दो क्विकली। ठीक है, चलो अच्छी बात है। कंपोनेंडो के जैसी ही दूसरी प्रॉपर्टी आती है, उसे बोला जाता है डिविडेंडो। डिविडेंडो में ये बोलते हैं कि सर अगर a/b इज इक्वल टू c/d, देन a-b/b इज इक्वल टू c-d/d। इसका मतलब समझो भाई, इसका मतलब समझो कि जैसे ऊपर मैंने डेरिवेशन बताया था ना +1, वैसे नीचे किस इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा आप ही मुझे बताइए। सो आई डोंट थिंक कि इसका डेरिवेशन मुझे बताने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली एग्जांपल लूं तो भी चलना चाहिए। अरे भाई समझो ना, वहां +1 किया था, -1 कर लो, चीज तो वही है, डेरिवेशन विल बी सिमिलर नाउ। सो देखो भाई यहां मैं लिखता हूं जैसे कि 4/7 इज इक्वल्स टू
24/42, 4 6 24, 7 6 42। तो 4 - 7/7 निकालूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 4 - 7 हो जाएगा -3, तो इट विल बिकम -3/7। और 24 - 42/42 अगर हम करते हैं तो क्या आता है? 24 - 42 इज -18, -18/42। अगेन 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, सेम इक्वल आ गया सर। प्रूव्ड है? क्लियर है भाई? नो प्रॉब्लम। तो इन्वर्टेंडो डन, अल्टरनेंडो डन, कंपोनेंडो डन, डिविडेंडो डन। अब बारी आती है सर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर, ये एक और प्रॉपर्टी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इस प्रॉपर्टी में ऐसा बोला जाता है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी, देन देर विल बी टू सिचुएशंस। एक तो ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी निकालोगे तो वो आएगा सी प्लस डी रेशियो सी माइनस डी के बराबर। उल्टा करना तो भी चलेगा, मतलब ए माइनस बी रेशियो ए प्लस बी करोगे तो राइट हैंड साइड में भी वही हो जाएगा, सी माइनस डी हो जाएगा, रेशियो में सी प्लस डी हो जाएगा। सो a plus b ratio a minus b is equals to c plus d ratio c minus d. Again, a minus b ratio a plus b is equals to c minus d ratio c plus d. अब इसका डेरिवेशन देखते हैं भाई कैसे बना। नाम से ही समझ में आ जाएगा तुमको कि कैसे बना। तो कंपोनेंडो ने तुमको क्या सिखाया था? कंपोनेंडो ने तुमको सिखाया था a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी, ये सिखाया था ना। डिविडेंडो ने हमको क्या सिखाया था? डिविडेंडो प्रॉपर्टी ने हमको सिखाया था a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। Now you can take these two as the equations. This is equation 1, this is equation 2, and let's divide 1/2. अब जब मैं a प्लस बी अपॉन बी को a माइनस बी अपॉन बी से डिवाइड करूंगा तो b और b कैंसिल होंगे, तो बचेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस, यहाँ d और d कैंसिल होंगे तो बचेगा c प्लस डी c माइनस डी। इसी चीज को मैं उल्टा भी कर सकता हूं, इफ आई डिवाइड 2/1 तो a माइनस बी ऊपर, b कैंसिल, नीचे a प्लस बी एंड c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, ये भी कैंसिल। चलिए देख लीजिए और इसको एक बार लिख लीजिए और मुझे क्लियर एंड डन बता दीजिए कि सर बहुत सिंपल है सर, कंपोनेंडो अलग से पढ़ा था, डिविडेंडो अलग से पढ़ा था, दोनों को ज्वाइंटली लगा देंगे तो जो प्रॉपर्टी बनेगी वो कहलाएगी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर। ठीक है, कूल है, कूल है सर, एकदम दिक्कत नहीं है सर। ऑल राइट, तो ये हो गया a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, या फिर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडेंडो। एडेंडो एक और प्रॉपर्टी आती है एडेंडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज भी ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर। इफ एक रेशियो है मान लो a अपॉन बी, दूसरा रेशियो है मान लो c अपॉन डी, तीसरा रेशियो है मान लो e अपॉन एफ एंड सो ऑन। इस तरीके से ना बहुत सारे ग्रुप ऑफ रेशियोज हैं जो सबके सब बराबर हैं, a अपॉन बी भी बराबर है c बाई डी से, c बाई डी इज इक्वल टू ये, मतलब इन सब रेशियोज की वैल्यूज इक्वल हैं। So they are all equal to some value that is k constant. By obviously जैसे मैंने ऊपर भी एग्जांपल्स लिए थे, तो 4/5 की वैल्यू भी 0.8 थी, 12/15 की वैल्यू भी 0.8 थी, तो 0.8 वो कांस्टेंट है जिसके बराबर इन फ्रैक्शन की फाइनल वैल्यूज हैं।
तो इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन f इक्वल टू k, देन अगर आप सारे के सारे एंटीसीडेंट को जोड़ देते हो a प्लस सी प्लस ई प्लस सो ऑन, और सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को भी जोड़ देते हो b प्लस डी प्लस एफ एंड सो ऑन, तो पता क्या होगा, इनकी वैल्यू भी k के बराबर आएगी। चलिए एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। जैसे कि वही एग्जांपल 4/5, 4 3 12, 5 3 12/15, and let's say 4 28, 5 35। मुझे चेक करके बताइए ये तीनों रेशियोज का अल्टीमेट वैल्यू क्या आ रहा है। सर 4/5 का वैल्यू भी 0.8 है, 12/15 का वैल्यू भी 0.8 है, 28/35 का वैल्यू भी 0.8 है। ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू 0.8, सब के सब 0.8 के बराबर है। तो अगर मैं इनके न्यूमरेटर्स को जोड़ देता हूँ 4 + 12 + 28 और डिवाइड कर देता हूँ इनके डिनोमिनेटर से 5 + 15 + 35, तो आता है 44 और डिनोमिनेटर में आता है 5 + 15 + 35 विच इज 55। अब बताइए 45/55 की वैल्यू क्या आ रही, वो भी 0.8 आ रही। एक बार अच्छे से प्रॉपर्टी को देखो, पढ़ो, एग्जाम्पल से कनेक्ट करो और फिर मुझे बताओ क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर एंड डन हुई सबको। प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, एग्जाम्पल से वो चीज़ और अच्छे अंडरस्टैंडिंग देगी आपको। तो एग्जाम्पल से कनेक्ट करके पढ़िए उसको, देन यू विल एंजॉय इट। ठीक है, चलिए। अब जैसे एडेंडो होता है वैसे एक और प्रॉपर्टी होती है उसी के जैसे सिमिलर, और उसको नाम देते हैं हम सब्ट्रेहेंडो। सब्ट्रेहेंडो सब्ट्रेहेंडो में भी वही है सर, इफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d is equals to e upon f and so on, all of these are equal to k, then a minus c minus e minus dash 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 divided by b minus d minus f minus dash 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 also equal to k। तो जो ऊपर एग्जाम्पल लिया वो सेम एग्जाम्पल यहाँ लेके देख लो आप, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 5 4 12 और 28 है ना, ये दिया ना कि 4/5 12/15 और 28/35, ये सभी के सभी इक्वल हैं एंड दे ऑल आर इक्वल टू 0.8। अब अगर मैं 4 - 12 - 28 लिखूं और 5 - 15 - 35 लिखूं, तो देखो क्या वैल्यू आती। 4 - 12 - 28 gives you -36, 5 - 15 - 35 gives you -45। तो 0.8 is the answer। ठीक है, subtrahendo, invertendo, alternando, componendo, dividendo, componendo and dividendo, addendo, subtrahendo, all the families of endo। चलो, तो ये हो गया एडेंडो सबट्रहेंडो, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में थोड़ा सोचिए, क्या आंसर आना चाहिए, गिव इट अ ट्राई। If A is equals to B upon T, 2 is equals to C upon 5, then A ratio B ratio C is equal to what?
चलिए, एक तो आप अंदाजा लगा रहे होगे और एक तो तुक्का मार रहे होगे, बट वॉट एवर इज द राइट आंसर, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे आया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो भाई, a इज इक्वल्स टू बी अपॉन टू, c इज इक्वल्स एंड इट इज इक्वल्स टू c अपॉन 5। तो सबसे पहले इस बात को समझिए आप, a b/2 और c/5 तीनों के तीनों इक्वल हैं। मैं ऐसा मान लेता हूं, सुनना, मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये तीनों किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है ना, और वो कांस्टेंट वैल्यू को k मान लेता हूं। ऑब्वियसली अगर ये तीनों इक्वल हैं, ऑब्वियसली अगर ये तीनों इक्वल हैं तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल होंगे, उसको मैं k मान लेता हूं। अब मुझे बताइए, a अगर k के बराबर है तो b किसके बराबर हो जाएगा? b 2k के बराबर हो जाएगा, because b upon 2 is also equals to k, so b is equals to 2 times of k and c will become 5 times of k. C will become 5 times of k. Now what you have to do is a ratio b ratio c, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं k रेशियो 2k रेशियो 5k। अब k की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे k की वैल्यू 10 हो तो वो 10 20 50 हो जाएंगे, k की वैल्यू 50 होगी तो 50 100 और 250 हो जाएंगे। बट अल्टीमेटली मुझे ये तो पता चल गया ना कि ये तीनों क्वांटिटीज का जो एक रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट विल बी 1:2:5, 1:2:5, ऑप्शन सी। तो बताइए मुझे बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन 39 ऑप्शन सी, इज इट क्लियर एंड डन एवरीवन? इज इट क्लियर एंड डन? बताएंगे। ठीक है सर, गुड। तो अब आपको ना उसके पीछे का लॉजिक भी क्लियर हो गया कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, अगेन 40 इज द सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, 41 अभी आपको करवाता हूँ। इनफैक्ट आई वांट टू गिव यू एज अ ट्राई। चलो बेटा ट्राई करो क्वेश्चन 41। आपको दिया P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 1.5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PS रेशियो QR? बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो यू विल कैच कि भाई इसके अंदर पॉइंट है क्या। चलिए चलिए चलिए, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 1.5, देन द वैल्यू ऑफ PS रेशियो QR विल बी, एवरीवन बताइए। चलो भाई देखो ध्यान से। सो P upon Q is equals to R upon S is equals to 2.5 oblique 1.5। ठीक है, अब आपको पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से अगर P अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर है तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से PS और QR बराबर है। 2.5 1.5 को भूल जाओ, मुझे ये बताओ, अगर P अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर है तो P और S का मल्टीप्लीकेशन और क्यू आर का मल्टीप्लीकेशन तो सेम है। तो मुझे बताइए PS अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या होगी? दो सेम चीजों को अगर तुम डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आता है कैंसिल होने के बाद? कोई भी दो ऐसी चीजें जो सेम हो, उनको अगर हम डिवाइड कर दें तो कैंसिल आउट हो जाती है, तो बचता क्या है? 1:1। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक की हुआ क्या है इसके अंदर। So if P upon Q is equals to R upon S is equals to 2.5 ratio 1.5, then PS ratio QR will be equals to 1/1। ठीक है, रियान बेटा, I will talk to sir and then sir will update. Okay.
अरे मैं तो सिंपल क्या बोलता हूं, अभिनव बेटा ध्यान दो, बहुत सिंपल है। पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस अगर बराबर है तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस अगर बराबर हैं तो पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस अगर बराबर है तो पी एस और क्यू आर, सुनना, पी एस और क्यू आर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अरे सुनो, पी एस और क्यू आर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या पी और एस का मल्टीप्लीकेशन क्यू और आर के बराबर होता है? क्रॉस प्रोडक्ट रूल तो पढ़ा है ना सबने। हाँ, अब मैं ये बोल रहा हूं दो बराबर चीजों को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? कट जाता है ना। कोई भी दो इक्वल चीजें, जैसे पी एस अपॉन क्यू आर और पी एस भी क्यू आर के बराबर है, तो क्यू आर अपॉन क्यू आर क्या हो जाएगा? वन, वन अपॉन वन। ठीक है, करता हूं ना खुशी से। करीब करीब 2-3 दिन का लैग रहता है उसमें, 2 दिन के अंदर रिप्लाई जनरली मिल जाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। संडे के दिन अवेलेबल नहीं था तो मैंने अभी सैटरडे और संडे के चेक नहीं किए हैं, आज रात को चेक करूंगा तीनों दिन के। ठीक है, चलो। वैल्यू पुट करने का लॉजिक ही नहीं है ना काला बिल्ला, समझो तो तुम क्यों सोच रहे हो कि पी की वैल्यू 2.5 है? 2.5 अपॉन 1.5 तो पी अपॉन क्यू का रेशियो है। ये हमको श्योरली थोड़ी पता है कि पी की वैल्यू 2.5 ही होगी, क्यू की वैल्यू 1.5 ही होगी, आर की वैल्यू भी 2.5 ही होगी। हाँ, डाल के चेक करोगे तो भी सेम ही आएगा क्योंकि अल्टीमेट रिक्वायरमेंट भी रेशियो के फॉर्म में है। बट मैं स्मार्टर वे से चाहता हूं कि तुम इस चीज को समझो यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल, कि भाई अगर दो चीजें बराबर हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉर्नर टर्म एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मिडिल टर्म सेम आ रहा है। तो पी एस और क्यू आर बराबर चीजें, दो बराबर चीजों को डिवाइड करते हैं तो वन ही आता है ना। क्या टी एन एक्स भाई, ये पूछने की क्या जरूरत है? मैं तो ये बोल रहा हूं कि इसको भी हटाओ, मुझे सिर्फ ये बताओ, पी एस और क्यू आर बराबर है, पी एस रेशो क्यू आर पूछा है, दो बराबर चीजों को डिवाइड करते हैं तो वन आता कि नहीं आता? दो सेम क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं तो वन आता है कि नहीं आता? तो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट। ऐसी चीज के पीछे आप उसको क्वेश्चन बना रहे हो। अब जैसे मैंने क्या कर दिया, पीएस की जगह क्यूआर लिख दिया तो क्यूआर कर दिया। अब एक जना पूछ रहा है क्यूआर को भी तो पीएस कर सकते थे। अरे ना तो तू पीएस अपॉन पीएस कर, ना तो तू क्यूआर अपॉन क्यूआर कर, कॉमन सेंस लगा ले। दो बराबर चीजें जब डिवाइड होती है तो आंसर बनाता, इतना मेरा बोलना काफी है। डोंट गो इनटू इट यार, सेंस ही नहीं है। नॉनसेंस चीजों में डीप में जा रहे हो, जहां डीप में जाना चाहिए वहां डीप में नहीं जाते, नॉनसेंस चीजों में डीप में घुस रहे हो। ऐसे करें तो, ऐसे करें तो, अरे जरूरत ही नहीं, कितना सड़ा सा क्वेश्चन है यार, बताओ भला। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। करो ट्राई। Question is over, Ayushi. Move on to the next question. Okay, let's not talk about it now. It's a very, very, very cheap question. Does not demand so much time. No analysis, please. Request. करो करो, ट्राई करो। 42 ट्राई करो, चलो। X upon y is equals to z upon w is equals to 2.5 अपॉन 1.5। अब एक बात बताओ, जब दो रेशियोज इक्वल इसके बराबर होते हैं, जब कोई दो रेशियोज किसी कांस्टेंट के बराबर होते हैं तो आप उन दोनों रेशियोज के न्यूमरेटर को भी जोड़ दो और डिनोमिनेटर को भी जोड़ दो यूजिंग एडेंडो। ओ एडेंडो, यस। एडेंडो के हिसाब से अगर आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जोड़ते हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ते हो और फिर रेशियो निकालते हो
तो भी 2.5 अपॉन 1.5 आएगा। तो सर फिर इसका आंसर तो 2.5 अपॉन 1.5 आना चाहिए, वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो भाई क्या मैं 2.5 अपॉन 1.5 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 5/3 सेम ही तो आया ना भाई, है तो 5/3 ऑप्शन। मतलब 2.5 अपॉन 1.5 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 5/3। लेकिन एडेंडो वाली बात आपको समझ में आई या नहीं, क्लियर एंड डन करिए। मैं एक बार और रिपीट करूंगा। इफ x रेशियो y इज इक्वल्स टू z रेशियो w इज इक्वल्स टू 2.5 रेशियो 1.5, so x plus z upon y plus w is equals to 2.5 upon 1.5। कुछ भी गलत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। प्रगति बोलती कैसे पता चला एडेंडो लगेगा? याद करो ना, एडेंडो में क्या पढ़ा था अपन ने प्रगति, कि दो रेशियोज जो हैं अगर वो किसी वैल्यू के बराबर हैं तो दोनों के न्यूमरेटर को जोड़ा और डिनोमिनेटर को जोड़ा। सर आपको कैसे पता जोड़ना है? अरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखा ना मैंने बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई। अच्छा वैसे बोल रहे हो, हाँ ये मिस प्रिंट है, यस यस सॉरी, एक्स प्लस जेड, माय बैड। मैं फ्लो में उसको देखा ही नहीं कि वहां पर मिस प्रिंट है, इट विल बी एक्स प्लस जेड एक्चुअली। तो यहाँ मैं करेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। या आई गॉट इट गाइस, आई गॉट इट, एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू। तो मैंने जब क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन में जैसे कि लिखा था एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू, तो उसी से समझ में आया एडेंडो लगाना है कि दोनों रेशियो के न्यूमरेटर भी ऐड हो रहे हैं, दोनों रेशियो के डिनोमिनेटर भी ऐड हो रहे हैं। तो एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू एडेंडो होगा तभी निकलेगा ना ये, ठीक है। चलो नहीं नहीं जगन्नाथ, अच्छे से देखो क्या होना चाहिए आप ही बताओ। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू, तो एक्स और जेड जुड़ते हैं और वाई और डब्ल्यू जुड़ते हैं। एक्स और जेड जुड़ेंगे ना और वाई और डब्ल्यू जुड़ेंगे, ये पढ़ा है ना एडेंडो में। दिखाऊं फिर से एडेंडो, लो, ए और सी जुड़ेंगे, बी और डी जुड़ेंगे ना, यहां पर भी वही किया ना, एक्स और जेड जुड़ेगा, वाई और डब्ल्यू जुड़ेगा, 2.5 अपॉन 1.5। एवरीवन गॉट इट? क्लियर है? ठीक है सर, ओके रिपोर्ट्स। तो आंसर इज 5/3, 5/3। गुड। सो दिस इज सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। नहीं ये सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूं क्या? ये नहीं देता सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, रुक जाओ। हाँ दे सकता हूँ, ये भी 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 दे सकता हूँ। चलो अब एक ब्रेक ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लेट्स टेक 5 मिनट्स ब्रेक और फिर हम लोग 5 मिनट के बाद मिलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आप लोग भी अपनी सीट से खड़े होके थोड़ा वॉक अप करके आइए, ठीक है। बैठ के फोन मत चलाने लगना, वरना ब्रेक का कोई मतलब नहीं है। आपके माइंड को तो ब्रेक ही नहीं मिलेगा, आपकी आंखों को तो ब्रेक ही नहीं मिलेगा। तो जाओ कुछ ग्रीनरी देख के आओ अपने आसपास। सर मैं तो शहर के कंक्रीट जंगल में रहता हूँ, कहाँ ग्रीनरी देखूंगा।
ओके गाइज, यस, ऑल राइट। सर बाहर तो 45 डिग्री टेम्परेचर है, इससे सही तो एक कमरे में ही बैठा रहूं, है ना भाई। तो कमरे में भी तो वॉक कर सकते हो ना। वॉक करने का मतलब जरूरी थोड़ी धूप में जाके वॉक करो। अपनी जगह से खड़े होना जरूरी है। चलिए गाइज, ऑल राइट। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर। ओके, चलो भाई शुरू करें वापस। ठीक है। 45 तो मेरे यहाँ भी है भाई। मेरे यहाँ तो ठंड भी जम के पड़ती है और गर्मी भी जम के पड़ती है। सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पे होता है। चलो, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन 48। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सम ऑफ द एजेस ऑफ द थ्री पर्सन इज 150 ईयर्स एंड 10 ईयर्स अगो देयर एजेस वर इन द रेशियो 7:8:9। तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या रही होगी? ओवर टू यू गाइस, सॉल्व इट। ओके गाइस, करो करो करो। लास्ट 5 सेकेंड्स। चलो पढ़ते हैं। सम ऑफ द एज ऑफ द थ्री पर्सन इज 150। तो इस वर्ड प्रॉब्लम की पहली कंडीशन ये दी है कि जो तीन लोगों की प्रेजेंट एज है ना, उसका टोटल 150। तो पहले तुम तीनों ऑप्शन को चेक करो, क्या तीनों की एज का टोटल 150 आ रहा है? चेक करो बेटा एक बार। सर 45 प्लस 50 प्लस 55 150 आ रहा है। 40 प्लस 60 प्लस 50 वो भी 150 आ रहा है। 35 प्लस 45 प्लस 70 वो भी 150 आ रहा है। तो ऑप्शन ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, तीनों का टोटल तो 150 आ रहा है। नाउ 10 ईयर्स अगो, क्या मुझे कोई बताएगा अगो का मतलब क्या होता है? 10 ईयर्स अगो, कैन समबडी हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय अगो? सर अगो का मतलब होता है पहले। अगो का मतलब होता है पहले, मतलब 10 साल पहले, बिफोर 10 ईयर्स। 10 साल पहले उनकी एज इस रेशियो में थी, अभी की एज नहीं। 10 साल पहले की एज
इस रेशियो में 3:7 रेशियो। तो अभी की एज क्या है, व्हाट इज द करंट एज? तो मैंने लिया ऑप्शन ए, प्रेजेंट एज ले ली 45, 50 और 55। ये करंट एज है। फिर 10 इयर्स अगो वाली एज ले ली, तो 10 इयर्स अगो वाली एज आ रही 45 माइनस 10 दैट इज 35, 50 माइनस 10 दैट इज 40, 55 माइनस 10 दैट इज 45। यही हुआ ना? अगर इन तीनों की एज अभी 45, 50 और 55 है तो 10 साल पहले इनकी एज इतनी रही होगी। अब आप उसका रेशियो निकालिए, रेशियो ऑफ 10 ईयर अगो एज। तो 10 साल पहले की जो एज है उसका रेशियो क्या कहलाया? सर 5 5 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। यस, अरे 7 8 9 तो चाहिए था हमको, तो मिल चुका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बात है। टेक योर टाइम, राइट इट डाउन एंड देन लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर एंड डन फॉर एवरीवन। फटाफट बताएं, क्या सभी के लिए क्लियर एंड डन है ये? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ना 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 इसका कोई फॉर्मूला था? नहीं तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं था इसका। क्या फॉर्मूला था? ऐसा हो सकता बस कि देखो, उनकी जो प्रेजेंट एज है वो अगर मैं मान लूँ, वो तो मुझे नहीं पता, पर उनकी जो 10 साल पहले की एज है उसको अगर मैं मान लूँ 7x, 8x और 9x, 10 साल पहले की एज को, कि 10 साल पहले की एज मान लेता हूँ उनकी थी 7x, 8x, 9x। तो 10 साल के बाद वो कितनी हो गई? 7x प्लस 10, 8x प्लस 10, 9x प्लस 10, और इस पूरे का ग्रैंड टोटल 150 के बराबर आना चाहिए। करके देखो होता है कि नहीं इक्वेशन से। 7 प्लस 8 प्लस 9 हो रहा है 24x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 150। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? 150 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 24 विच इज कमिंग टू 5। तो उनकी अभी की एज हो जाएगी 7 5 जा 35 प्लस 10 45, 8 5 जा 40 प्लस 10 50, और 9 5 जा 45 प्लस 10 दैट इज 55। तो अभी की एज क्या होगी? 45 50 55। सर आपने प्लस क्यों किया? माइनस करना चाहिए ना। प्रगति बिना ऑप्शन के करवा दिया है। हाँ सर प्लस क्यों किया? माइनस करना चाहिए ना। नहीं, मुझे जो रेशियो गिवन है ना वो 10 साल पहले का गिवन है, तो 10 जिसका रेशियो गिवन होगा उसको x लेके मानूंगा ना मैं। तो 10 साल पहले की एज को मैंने 7x, 8x और 9x माना, और फिर 10 साल उसमें ऐड करके अभी की एज में आ गया प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, और इन सब का टोटल 150 आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी की एज का टोटल 150 है ना। सम ऑफ द एजेस ऑफ द 3 पर्सन इज 150 राइट नाउ, और फिर x निकाला तो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्लियर है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं जैसे ऑप्शन से किए। ठीक है, लिख लो बेटा, दूसरा पार्ट भी लिखना है तो लिख लो। लिख लिया? आगे बढ़ूं? ठीक है सर जी, ऑल राइट। तो भाई साहब ये हो जाएगा आपका सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और क्वेश्चन 50 का आंसर आप मुझे अभी बता दीजिए सभी के सभी। इफ x अपॉन y इज इक्वल्स टू z अपॉन w, देन y अपॉन x इज इक्वल्स टू w अपॉन z। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन 50 तो ओरल क्वेश्चन है सर, इसमें आपने दोनों को उल्टा कर दिया है, दैट इज इनवर्ट एंडो। तो राइट आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इनवर्ट एंडो है ना भाई, मैंने x और y को y पर x बना दिया, z अपॉन w को w अपॉन z बना दिया, दैट इज इनवर्ट एंडो कॉन्सेप्ट। ठीक, चलो 51 बताओ बेटा। अगर p अपॉन q और r अपॉन s की जो वैल्यू आ रही वही p माइनस r अपॉन q माइनस s की भी वैल्यू है, ये कौन सा लॉजिक है? सबट्राहेंडो।
नाउ ये कौन सी प्रोसेस है? 52 भी बता दो। इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इंप्लाइज दैट a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यहां पर हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर अप्लाई किया, ठीक है, टुगेदर अप्लाइड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। 53 बताइए। इफ u अपॉन v इज इक्वल टू w अपॉन p देन u माइनस v। इसमें मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो लेट मी कम टू द स्टडी मटेरियल फर्स्ट, फिर मैं उसको करेक्ट करता हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रुको रुको रुको, ठीक है, नन ऑफ दीज होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आना चाहिए, पर मैंने इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, ये मुझे याद आ रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारी टीम ने टाइपिंग में कुछ इनकम्प्लीटनेस करी। हाँ ये देखो, u माइनस वी, u अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन पी, u अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन पी, u माइनस वी अपॉन u प्लस वी, डब्ल्यू माइनस पी अपॉन डब्ल्यू प्लस पी। तो यहाँ पर करेक्शन रहेगा ना, ये डिवाइड होगा u प्लस वी से। और ये कौन सी प्रोसेस है? ये प्रोसेस है डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो, बेसिकली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और क्योंकि वो नहीं गिवन है तो ऑप्शन डी, ठीक है। अल्फाबेट एक काम करना, मैंने एक ओरिएंटेशन लेक्चर लिया था, उसमें पूरी प्रोसेस बताइए कैसे लेना है, या तो वहां से देख लेना तू वीडियो सेक्शन में जाके, या तो फिर मैं इस सेशन के एंड में फिर से बता दूंगा, ठीक है, क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद एंड में बता दूंगा हाउ टू टेक द बैच, ओके। वैसे वो ओरिएंटेशन सेशन अभी 2 दिन पहले का ही है, और लाइव सेक्शन में नहीं, वीडियो सेक्शन में मिलेगा, तो वहां से तुम देख सकते हो प्रॉब्लम, वहां मैंने पूरा स्टेप्स बताया हुआ। और उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो तुम कॉन्टेक्ट अस सेक्शन में जाके हमारी एडमिशन टीम को कॉल कर लो, तो तुमको हेल्प कर देंगे ultimatec.com पर। ये भी सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये भी सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। अभिनव बेटा ये चैप्टर अभी काफी बचा हुआ है, तो आगे की ज्यादा मत सोच तू अभी, वैसे आगे मैं मैथ्स ही करवाऊंगा, इक्वेशन करवाऊंगा इसके बाद। पर तू लोड क्यों ले रहा है इस चीज का अभी कि आगे क्या करवाओगे, आगे क्या करवाओगे? अभी तो ये चैप्टर शुरू हुआ है भाई, इसका मेन पोर्शन इंडाइसिस एंड लॉग तो अभी बचा हुआ है। और अल्फा डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक डली हुई है अगर आपको डायरेक्टली बाय करना हो तो। क्या है सवाल? 2 नंबर ऑलरेडी 3:4 में, कोई ऐसे 2 नंबर विच आर इन द रेशियो 3:4, अगर उनकी ईच टर्म्स में, मतलब उनके न्यूमिनेटर उनके डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 6 जोड़ देना, तो नया रेशियो आता है 4:5। तो एक तो तरीका है कि मैं ऐसे कर दूं कि अभी जो नंबर है वो 3x और 4x है, और 3x और 4x में अगर 6 और 6 जोड़ दूं तो आई विल गेट 4/5, है ना। तो 5 3 जा 15x प्लस 30, 16x प्लस 24, 16 माइनस 15 इज x, 30 माइनस 24 इज 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब मेरा नंबर हो गया 3 6 जा 18 और 4 6 जा 24, 3x एंड 4x। दूसरा मैं ऑप्शन से कर लेता सीधे कि चलो 14 और 20 है, 14 और 20 ऑलरेडी 3/4 रेशियो में है क्या?
नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि 3/4 में वही हो सकता है जिसका वैल्यू 0.75 आता हो, है ना। जैसे 3/4 लिखा तो 0.75 आ रहा है, लेकिन जब मैंने 14/20 लिखा तो 0.75 नहीं आ रहा, 17/19 लिखा तो वो भी 0.75 नहीं आ रहा। फिर बचा मेरे पास ऑप्शन कौन सा, 18/24, उसको लिखा तो 0.75 आ रहा है। दूसरा मैंने उसमें और चेक किया, 18 को अगर मैं 6 से बढ़ा दूं तो वो हो जाएगा 24, और 24 को 6 से बढ़ा दूं तो वो हो जाएगा 30, और 24/30 का रेशियो 4:5 के बराबर आ रहा है, और 4:5 0.8 होता है। ठीक है, तो बात एक ही है। चलिए, तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। चलो 59 का आंसर दे दो बच्चों। गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 59। इट्स अ ओरल क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट, जस्ट देखो और आंसर दो। a+4/a-4, b-5/b+5, नहीं सर ये गलत है, एक प्लस एक माइनस तो दूसरा भी प्लस माइनस होना चाहिए, उल्टा कर दिया, यहाँ प्लस माइनस यहाँ भी प्लस माइनस, तो ये ठीक है, यहाँ माइनस प्लस यहाँ प्लस माइनस, ये भी गलत। तो राइट आंसर इज बी, 59 का आंसर इज बी। ठीक है, जहां लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में भी ऊपर में प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में माइनस है तो राइट हैंड साइड में भी नीचे में माइनस है। ठीक, चलिए फिर आता है ये क्वेश्चन 60, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और 61, ऐसा बोलते हैं ना एकदम अजीब से सवाल होते हैं बड़े बड़े से, इट इज वन ऑफ दोज काइंड 61। तो चलो भाई इसको कर लेते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये एग्जाम लायक है, एमसीक्यू लायक है, बट क्योंकि स्टडी मैट के मेन एक्सरसाइज में दिया है, मेरी जवाबदारी इसको करवाना। बट यस, मगर मैं उसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इररेलेवेंट है, बट स्टिल लेट्स डू इट। बस तुम मेरे साथ स्टेप्स को लिखते जाओ, फॉलो करते जाओ और समझते जाओ। तो x अपॉन b+c-a इज इक्वल्स टू y/c plus a-b is equals to z/a plus b minus c। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस a इंटू वाई प्लस a माइनस b इंटू जेड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब अगर x इंटू बी माइनस सी निकालना है तो x में b माइनस सी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y में c माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और z में a माइनस बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं। तो अगर x में b माइनस सी मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। बराबर है सर। फिर y में अगर c माइनस ए न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी, c माइनस ए, और z में अगर मैं a माइनस बी मल्टीप्लाई करता हूं तो डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी मल्टीप्लाई तो करूंगा ना भाई। समझ रहे हो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से। अभी सवाल मत करना ऐसा क्यों किया, वैसे भी मैंने बोला नहीं बड़ा अजीब सा सवाल है, पेपर लायक नहीं है, उसका लोड मत लो। तो ये b माइनस सी माइनस ए माइनस बी था, इसीलिए मैंने भी एक्स वाई जेड में वही रिस्पेक्टिव वैल्यू मल्टीप्लाई करी, ऊपर करी तो नीचे भी करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो ये तीनों किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे, कांस्टेंट के बराबर होंगे। अगर तीनों इक्वल हैं तो किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। ऑलराइट सर, नाउ अब हम क्या करते हैं सर, अब हम अप्लाई करते हैं एडेंडो। एडेंडो अप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से जुड़ जाएगा, तो x इंटू बी माइनस सी प्लस वाई इंटू सी माइनस ए प्लस जेड इंटू ए माइनस बी, ऐसे ही होगा ना।
सब आपस में जुड़ने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, सब आपस में जुड़ने लगेंगे और डिनोमिनेटर भी डिनोमिनेटर से जुड़ने लगेगा और सब लोग के बराबर हो जाएंगे एडेंडो के हिसाब से। तो जब तुम डिनोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर से जोड़ोगे तो मैं बोलता एक काम करते हैं, ऐड करने के पहले ना इनको ओपन कर लेते हैं, फिर ऐड करते चलेंगे। जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना इनको ओपन कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। तो b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर हो गया, फिर b को माइनस सी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी सी हो गया, c को b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस सी बी हो गया, c को माइनस सी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस सी स्क्वायर हो गया, माइनस a को b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी हो गया, और माइनस a को माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस ए सी हो गया। उसके बाद अगेन c को c से मल्टीप्लाई किया तो c स्क्वायर हो गया, c को माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो c माइनस सी ए हो गया, प्लस a को c से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए सी हो गया। उसके बाद a को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी को c से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस बी सी हो गया, माइनस बी को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए बी हो गया, a को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब इसको बाद में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो खत्म ही नहीं हुआ। a को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी हो गया, प्लस बी को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस बी ए हो गया, प्लस बी को माइनस बी से किया तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, माइनस सी को ए से किया तो माइनस सी ए हो गया, और माइनस सी माइनस बी को किया तो प्लस सी बी हो गया, इज इक्वल्स टू के। अब आप देख सकते हो न्यूमरेटर में वही चीज लिखी हुई है जो क्वेश्चन ने पूछी है। न्यूमरेटर में जो वैल्यू आपको दिख रही है ना वो वही वैल्यू है जो क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट में पूछी है। ठीक है ना। हाँ सर, अब डिनोमिनेटर को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर में मुझे यहाँ पर एक जगह दिख रहा है प्लस बी स्क्वायर, एक जगह पर दिख रहा है माइनस बी स्क्वायर दिखा था, एक जगह कहाँ दिखा था सर, ये यहाँ दिखा था लास्ट में। फिर एक जगह माइनस बी सी दिखा था और प्लस बी सी भी दिखा था। तो सर सी बी और बी सी तो एक ही होते हैं, तो माइनस बी सी और प्लस सी बी तो एक ही हो गए, कट गए। माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए बी कट हो गया, प्लस ए सी और माइनस सी ए एक ही बात है, माइनस सी ए एंड प्लस ए सी अगेन ये भी कट गए, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कट हो गए, उसके बाद माइनस ए बी प्लस ए बी भी कट हो गए, और माइनस बी सी और प्लस सी बी भी कट हो गए। तो अब जो ये न्यूमरेटर में बचा ना x इंटू बी माइनस सी प्लस वाई इंटू सी माइनस ए प्लस जेड इंटू ए माइनस बी, ये नीचे का जीरो है तो ऊपर जाके वो k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी जीरो। दैट्स इट। सिग्नेचर जोक मैंने क्वेश्चन को शुरू करने से पहले चर्चा कर ली इस बारे में, तो बार बार मत पूछा करो, कॉपी में लिख लो और आगे बढ़ जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन आस्किंग these questions again and again. Before you asked, I have already told before we started this question, okay? नहीं बेटा, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूड हैं। तो मैं जो क्लास में आपको पढ़ाता हूँ उसमें स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ही सारे इंक्लूड हैं, तो आपको उसके बाद जाके स्टडी मटेरियल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी हम क्लास में कवर कर रहे हैं। ठीक है, प्रणव बेटा वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी वालों से पूछो, यहाँ तो सीए के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, गलत जगह पे आ गए बेटा आप। तो इसको लिख लीजिए, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपको मजा आया, समझ में आया, रिपीट करवा लो। स्टेप्स हैं, लिख लो। लॉजिक के बाहर तो कुछ भी नहीं किया है, लॉजिक से ही किया है, बट पेपर लायक नहीं है। ठीक है, चलो लिख लिया सबने, आगे बढ़े। ठीक है, चलो ओके।
तो ये था 61, 61 का आंसर टिक कर देता हूं बी 0। चलिए ट्राई दिस वन 62। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सर ये। एक सर्टेन बिजनेस में जो बिजनेस ए एंड बी रिसीव प्रॉफिट इन अ सर्टेन रेशियो, ए और बी का जो प्रॉफिट रेशियो है उसी रेशियो में बी और सी का प्रॉफिट भी मेंटेन होता है। अब आपको क्या ए का उन्होंने प्रॉफिट बता दिया है 1600, बी का तो नहीं पता, सी का भी बता दिया है 2500, तो बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, दैट इज 1600 इंटू 2500 का स्क्वायर रूट। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट इज कमिंग टू 2000। 62 बहुत इजी है, किसी को प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। और ये दोनों भी सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको खुद से करना है, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो भाई, गुड। अब हम क्या करने वाले हैं ना, अब हम क्या करने वाले मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कल से हम लोग इंडाइसेस टॉपिक शुरू करेंगे, तो जब मैं इंडाइसेस टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर पावर्स का बहुत यूज होता है। तो कल से क्या अभी से शुरू कर देते हैं, इंडाइसेस कर दें क्या शुरू? अभी तो हमारे पास पूरे पूरे 30 मिनट्स हैं, कर देते हैं सर शुरू। चलो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इंडाइसेस। इंडाइसेस, चलो भाई पहले समझते हैं कि ये शब्द का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंडाइसेस? सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। तो मेरा सभी से एक सवाल है और आप लोग उस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा सारे बच्चे। व्हाट इज द 7 to the power 3? कैन यू गिव मी द आंसर? 7 का पावर 3 कितना आता है? 7 का पावर 3 कितना आता है? सर इसके लिए हमने सर कैलकुलेटर में गए और कैलसी से पूछा भैया 7 इंटू 7 इंटू 7, 777 अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए? इट विल बी 343। ऑलराइट, हाँ सर। अब इन सभी चीजों में किसी किसी को कुछ कुछ नाम दिया गया है। तो जिस नंबर का पावर निकाला जाता है ना उसको बोलते हैं बेस। तो क्या आप मुझे बताओगे इस पूरे एक्सप्रेशन में बेस क्या है? बेस इज 7। अच्छा, जितना पावर लिया गया उसको पावर बोलते हैं, तो पावर है 3। तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जिसमें पावर दिया हो, जिस नंबर पर पावर होता है उसको बेस बोलते हैं और जो पावर होता है उसको पावर बोलते हैं। लेकिन ये जो 7/3 इसको क्या बोलते हैं? 7/3 इज कॉल्ड एज इंडेक्स।
सो ऐसा मैथमेटिकल नंबर जो पावर के फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है इज इंडेक्स। मतलब 343 तो इसका रिजल्ट है, तो 343 तो एक नॉर्मल नंबर हो गया, इट्स अ रियल नंबर। बट जब आप किसी नंबर को उसके ओरिजिनल वैल्यू में ना दिखा के पावर के फॉर्म में शो कर रहे हो ना, सो दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन इज इंडेक्स। तो 7:3 इज एन इंडेक्स। तो इंडेक्स वर्ड का मतलब समझे आप लोग? तो जो बेस है उसको, बेस वो होता है जिसका पावर निकाला जाता है। पावर तो पावर जानते ही हो तुम, लेकिन बेस और पावर को मिला के जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, 7:3, 7 की पावर 3 जो एक एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, उस पूरे को मिला के बोला जाता है इंडेक्स। ओके, एंड प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज कॉल्ड एज इंडाइसिस। तो व्हेन आई स्टडी अबाउट इंडेक्स, दैट इज इंडाइसिस। तो जब हम बहुत सारे इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि ये पावर वाले नंबर को ये वाले पावर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पावर वाले नंबर को ये पावर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो हम क्या एक से ज्यादा इंडेक्स के ट्रीटमेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले इस टॉपिक में। इसीलिए इस टॉपिक का नाम इंडाइसिस है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले सारे बच्चे इस पार्ट को लिख लें और फिर मुझे ये क्लियर एंड डन करके बताएं, क्या इंडाइसिस शब्द के पीछे की स्टोरी अब आपको क्लियर हुई कि हम इसमें क्या करने वाले हैं और क्यों इसका नाम इंडाइसिस है? ठीक है, चलो भाई लिख लो एक बार और फिर मुझे क्लैरिटी से बताओ कि इसको इंडाइसिस क्यों कहा जाता है, ये आपको समझ में आ गया? ऑल राइट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर एक एक चीज के बारे में चर्चा की गई है। बेस मतलब क्या? नंबर विच इज रेज्ड टू सम पावर इज कॉल्ड एज बेस। पावर मतलब क्या? जितना भी पावर लिखा होता है आप अपने नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हो। जैसे 7 का पावर 3 था तो आपने 7 3 बार मल्टीप्लाई किए थे तो 343 आया था। 7 7 7 इनका मल्टीप्लीकेशन किया था। तो किसी भी बेस में जितना पावर होता है ना, उस बेस को खुद से उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही था ना पावर का लॉजिक। और एंटायर नंबर जिसमें पावर भी दिख रहा है, बेस भी दिख रहा है, उसको इंडेक्स बोलते हैं। और इंडेक्स के प्लूरल को हम लोग इंडाइसिस बोलते हैं। जैसे यहां एग्जांपल दिया 3 की पावर 4 81 आ रहा है, तो 3 बेस हो गया, 4 पावर हो गया, और 3 की पावर 4 81। 3 की पावर 4 एक इंडेक्स हो गया जिसका रिजल्ट 81 हो गया। ठीक है, चलो गलती से यहां बेस की डेफिनेशन 2 बार आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इंडाइसिस के बारे में सबको पता होनी चाहिए और बिल्कुल जहन में होनी चाहिए, कभी आप भूलो ना इस तरीके से। तो क्या है वो बातें मैं आपको बताता हूं। सो दैट इज फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। वी कॉल इट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। दैट इज एनी नंबर, एनी बेस raised to power 0 result to 1। अगर किसी भी नंबर के ऊपर आप पावर 0 लगा देते हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, अभी तो आप याद कर लो इसको, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना इसी टॉपिक में मैं आपको इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा कि क्यों किसी भी नंबर का पावर 0 करने से 1 आता है। ठीक है, तो ये तो पहली बात आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। एनी नंबर रेज टू पावर, एनी नंबर रेज टू पावर 0 विल ऑलवेज गिव द रिजल्ट एज 1। किसी भी नंबर का पावर 0 करोगे आप तो आंसर हमेशा 1 आएगा।
तो इसको मैं ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकता हूं, कोई भी बेस है ए, उसका पावर 0 तो रिजल्ट इज 1। ठीक है, चलो नाउ दूसरा है सर, रूट्स आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एस पावर। किसी नंबर का रूट होता है ना, उसको भी आप पावर के फॉर्म में दिखा सकते हो, लाइक दिस। ए का nth रूट है ना, तो आप उसको लिख सकते हो, या rth रूट है तो आप उसको लिख सकते हो a की पावर 1/r। मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। मान लीजिए आपको लिखा है 64 का स्क्वायर रूट इज 8, तो मैं ना 64 के स्क्वायर रूट को ऐसा भी लिख सकता हूँ, 64 का पावर 1/2 इज 8। अच्छा, स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज पावर 1/2। यस, तो जिस नंबर का तुम स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तुम उसको ऐसा भी बोल सकते हो दैट दैट नंबर इज रेज्ड टू पावर 1/2। सिमिलरली अगर मैं 64 का क्यूब रूट निकालता हूं, तो मैं ऐसे लिखता हूं उसको, आंसर आता है 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, बट मैं यहां लिखूंगा 64 का पावर 1/3 इज इक्वल टू। तो सारे बच्चे एक बार ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या बोला, कॉपी में लिख लीजिए। ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट, पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट किसी भी नंबर का पावर 0 1 के बराबर होता है, और दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट कोई भी नंबर जिसमें रूट लगा हुआ है आप उसको इन द फॉर्म ऑफ पावर भी दिखा सकते हो। क्या मैं अदर वर्ड्स या इन शॉर्ट ऐसा बोल सकता हूं दैट रूट्स आर द रेसिप्रोकल पावर। अगर स्क्वायर रूट दिया तो पावर 1/2, क्यूब रूट दिया तो पावर 1/3, फिफ्थ रूट दिया तो पावर 1/5। तो जो भी रूट है उसी का रेसिप्रोकल तो कर दिया जा रहा है पावर में, तो रूट्स आर ऑल्सो द रेसिप्रोकल पावर, है ना। लिख लिया आपने ये चीज, ठीक है। अब मैं मेरे द्वारा बनाया गया एक टेक्निक आपको सिखा रहा हूं, जिसको मैंने ही नाम रखा है ना, इतना तो आपने लिख लिया होगा। तो एक मैंने जो एक टेक्निक बनाई है बच्चों को याद रखने के लिए, उसका नाम भी मैंने दिया है पावर शिफ्टिंग पंच। एग्जाम्पल से समझाता हूं पावर शिफ्टिंग पंच क्या है। मुझे बताओ 4 का क्यूब क्या आता है, बताओ 4 का क्यूब क्या आता है। सर 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं व्हाट इज 4 इक्वल टू, कहने का मतलब मैं जो पावर 3 है ना उसको शिफ्ट करना चाहता हूं राइट हैंड साइड। तो कभी भी तुम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कोई पावर को शिफ्ट करोगे ना, तो वो वहां जाके उल्टा गिरेगा सीधे, क्योंकि तुमने पंच मारा ना, पावर को शिफ्ट करने के लिए तुमने पंच मारा तो वहां जाके उल्टा गिर गया। तो यहां से तुमने 3 को पंच मारा लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में जाके वो रिवर्स में जाके गिर गया। ओ इज इट, यो इट इज। एक और देखो भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं दोस्त कि व्हाट इज द 6 to the power 5, क्या आंसर आएगा 6 to the power 5? 6 into 6 into 6 into 6 into 6, that is 777 ये आता है। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं 6 इज इक्वल्स टू 777 का कितना पावर, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि 6 की वैल्यू 777 का कितना पावर होगी? पावर 1/5। बढ़िया, एक नंबर। पावर शिफ्टिंग पंच समझ गए, ठीक है। अब बताना मुझे, इफ a to the power 3/2 is equals to b, then a is equals to b to the power, इस बॉक्स के अंदर क्या आंसर आएगा? इस बॉक्स में क्या वैल्यू लिख दूं? अगर a का पावर 3/2 करने से b आता है, तो a की वैल्यू b का पावर 2/3। रखेंगे याद इस चीज को, पावर शिफ्टिंग पंच काफी काम की चीज है सर, काफी काम आएगी हमारे लिए हर जगह, ठीक। चलो ऑल राइट, इसको बोलते हैं पावर शिफ्टिंग पंच। अब
बुक में एक चीज नहीं लिखी है लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं, दैट इज नेगेटिव पावर। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सर अगर आपको दिया है 6 to the power -2, तो पता है आपको इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/6 का स्क्वायर। अच्छा, मतलब किसी नंबर के ऊपर पावर माइनस लगा तो वो नेगेटिव नंबर नहीं है क्या? नहीं, वो नेगेटिव नहीं है, वो रेसिप्रोकल पावर है। मतलब 6 का पावर -2 इज एक्चुअली 1/6 का स्क्वायर, विच मीन्स इट इज 1/36। ओ, ऐसा क्या सर? यस। मान लो दिया है 1/2 की पावर -3, डू यू नो व्हाट इट इज इक्वल टू? अगर डिनोमिनेटर में उसका पावर -3 है ना, जब वो न्यूमिनेटर में जाएगा इट विल बिकम पावर 3। आंसर इज इट। तो आपको अगर कभी भी नेगेटिव पावर दिखता है कहीं भी, आप उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बना सकते हो बाय जस्ट रेसिप्रोकेटिंग इट। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए नंबर को उल्टा सीधा कर दो, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर दो। जैसे कि मान लो लिखा है a/b का पावर -3, तो ये हो जाएगा b/a का पावर 3। मतलब आपका जो ओरिजिनल बेस दिया है, अगर आप उसको रेसिप्रोकेट कर देते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है। ये तीनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, और ये तीनों एग्जाम्पल आपको आगे हेल्प करेंगे जब जब आप एनकाउंटर करोगे नेगेटिव पावर, उसको समझने के लिए कि एक्चुअली में नेगेटिव पावर को नॉर्मल वे में वापस कैसे शो करते हैं। ठीक है, चलो 2 की पावर -4 की वैल्यू बताइए सारे बच्चे। फ्रैक्शनल फॉर्म में 2 की पावर -4 की वैल्यू बताइए, डेसिमल्स में नहीं, रेशो के फॉर्म में। 2 की पावर -4 को और क्या लिख सकता हूं मैं? तो सर 2 की पावर -4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का पावर 4, विच इज 1/16। बढ़िया है सर, यू गॉट इट, यू ऑल गॉट इट। ठीक है, तो डरने की कोई बात थोड़ी यार, बहुत धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आपको पता भी नहीं चलता कि जिन चीजों से आप भयभीत होते थे वो कब आपकी कमांड में, आपकी ग्रिप में आ जाएंगी। बट आपको भरोसा रखना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप पेशेंस एंड कीप डूइंग इट व्हाट आई एम सेइंग। चलो जी, तो ये सब बातें हम लोगों ने देखी, ये इंडाइसिस का बेसिक्स पूरा आपने मेरे साथ पढ़ा, है ना? अब मैं आपको एक अगली चीज पढ़ाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडाइसिस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ। एक काम करता हूँ, लॉ ऑफ इंडाइसिस तो मैं अभी नहीं करता, कल चालू करूंगा। उसके पहले देख लेता हूँ कोई सवाल अगर आपके करने योग्य हैं तो उसको आप करिए अभी मेरे साथ ट्राई। लॉ ऑफ इंडाइसिस हम लोग कल पढ़ेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सारे बच्चे। मैंने कुछ बताया नहीं है इसमें, लेकिन मैं जानता हूं कि आप कर लोगे खुद से इसको, क्योंकि जितना अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी नेगेटिव पावर वाली वो आपकी आ चुकी। 4 × x का पावर -1/4, 4 × x का पावर -1/4, ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। So, बना क्या सी पक्का? देखते हैं कैसे सी आया। सर 4 x की पावर -1/4, 4 जो x की पावर -1/4 होता है ना, तो उसको मैं लिख सकता हूं 1/x की पावर 1/4। नीचे लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना? हाँ सर, तो 4/x की पावर 1/4। ठीक है,
कुछ आंसर निकालना नहीं था अंजलि इसमें, बस प्रेजेंटेशन को ऑप्शन के हिसाब से सेट करना था कि ये वाला पोर्शन तुम्हारा नेगेटिव दिख रहा है, मतलब इसका पावर नेगेटिव है, तो यू कैन शो इट इन द पॉजिटिव वे लाइक दिस बाय मेकिंग इट 1/x का पावर 1/4। समझ रहे हो? चलो, अब 66 में भी जो नॉलेज आपको लगेगा वो मैं दे चुका हूं कि अगर पावर 1/3 दिया इसका क्या मतलब है, पावर 1/3 दिया इसका क्या मतलब है बताइए। 8 का पावर 1/3 मतलब 8 का क्यूब रूट निकालना है आपको, तो वो तो सबको पता होना चाहिए, 8 का क्यूब रूट इज 2। ठीक है, द क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चन हम इंडाइसिस के नहीं करेंगे, जो आपको मैंने आज सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए हैं बस उनके बारे में, उनको आप आज करके आइए। आपको मैंने जल्दी छोड़ रहा हूँ आज 10 मिनट, तो उसको यूटिलाइज कर लेना, लगे तो एसपीपी सारे कंप्लीट कर लेना। तो आज के एसपीपी में क्या है भाई, आज के एसपीपी में 35, 36, 37, 38, उसके बाद 40, और उम्मीद करता हूं कि कल आप इसमें से कुछ भी नहीं पूछेंगे, सारे आपको बन जाएंगे, लेकिन जो भी आप पूछेंगे वो तो मैं करवाऊंगा क्लास में, तो मैक्सिमम खुद से करके आओ, बाकी फिर तुम जो भी पूछोगे मैं सारे करवा लूंगा। 54 से लेके 57, एंड देन कम्स 6060, 63, 64। चलो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। सो ओके गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आप में से कोई बच्चे जो अभी भी हमारे बैच में नहीं एनरोल हुए हैं, जैसे कि समबडी वाज आस्किंग द प्रोसेस, तो मैं बता दूं इट्स वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू गो टू ultimateca.com, फिर वहां पर जाके आपको कोर्स का सिलेक्शन करना है, CA फाउंडेशन न्यू सिलेबस। तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ हाउ डज इट वर्क। ultimateca.com पर आप गए तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट में आप यहाँ पर कोर्सेज में जाना, तो आपके वजह से दो ऑप्शन दिखेंगे, CA फाउंडेशन न्यू सिलेबस इंटर। ऑब्वियसली आप फाउंडेशन वाले होगे तो फाउंडेशन को सिलेक्ट करोगे, इतना तो कॉमन सेंस है। उसके बाद यहाँ पर ना बहुत सारे लेक्चर्स हैं, फास्ट ट्रैक वाले भी हैं और रेगुलर वाले भी हैं, इस तरीके से अलग अलग लेक्चर्स हैं। तो सब्जेक्ट में जाके आप कॉम्बो ले लो, तो आपको कॉम्बो के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये फास्ट ट्रैक का कॉम्बो, ये फुल लेक्चर का कॉम्बो। सर फुल लेक्चर में दो कॉम्बो क्यों है? एक में लॉ बाय CA इंद्रेश गांधी सर, एक कॉम्बो में लॉ बाय CA दीपिका राठी मैम। तो जिस भी कॉम्बो को आप बाय करना चाहे अकॉर्डिंगली वो बाय कर लें। सर मुझे कॉम्बो नहीं सर, मुझे सब्जेक्ट वाइज चाहिए, कोई बात नहीं, आप वापस से जाओ CA फाउंडेशन न्यू सिलेबस, और वहां से जाके आप यहाँ पर सिर्फ, जैसे कि मान लो आपको QA बस लेना है तो आप QA को ले लो। ठीक है, और यहाँ जाके आप एनरोल कर सकते हो। ये फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, ये फुल लेक्चर्स। फुल लेक्चर्स में गए, एनरोल किया। यहाँ पर अब आपको देखो दो ऑप्शंस दिखेंगे, रिकॉर्डेड और एक लाइव। तो रिकॉर्डेड का मतलब प्री रिकॉर्डेड, जिसमें आपको लाइव देखने का ऑप्शन ही नहीं है, और लाइव में लाइव तो है प्लस रिकॉर्डेड बैकअप भी है, तो लाइव करना चाहिए डेफिनेटली। 9 मंथ वैलिडिटी। फिर विद बुक्स है, विदाउट बुक्स है तो डेफिनेटली विद बुक्स लो यार, 6000 प्राइस आएगा। उसके बाद आप ऐड टू कार्ट कर दोगे तो यहाँ पर आपको कार्ट में कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आएगा। इसमें आप अल्टीमेट लगा के देखो, अभी वैलिड है कि नहीं मुझे भी ध्यान नहीं है। हाँ अभी वैलिड है, तो 300 रुपये का और डिस्काउंट हो गया, तो 5700 रुपीज़ में आप QA का ले सकते हो, और कॉम्बो करोगे तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।